हम्म ये एक तो भाई आपके सब पर लागू होते हैं, मतलब कि सीसीएस कंडक्ट रूल, हम्म ये एक तो भाई आपके सब पर लागू होते हैं, मतलब किस किस पे लागू होते हैं, सॉरी, एवरी पेंशन, सॉरी, एवरी पर्सन सिविल सर्विस जो है वो सारे, सारे जितने सिविलियन हैं, डिफेंस में है लेकिन सिविलियन है, यानी कि आपदा में जो काम करते हैं वो सारे टेम्पररी ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि स्टेट से टेम्पररी ट्रांसफर होकर आए ये सारे। ये इंपॉर्टेंट है कि कंडक्ट रूल जो होते हैं, आपको पता है ना, हम कल डिस्कस कर रहे थे कंडक्ट रूल, ये अप्लाई किस पर नहीं होते, पता है, एक क्वेश्चन में इस टाइप का बन जाता है, अगर ये स्वामी को छुएगा ना तो बन जाएगा। और मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एक तो इस पर नहीं होगा, और या प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है कि भाई इस पर लागू नहीं होना चाहिए, या फिर रेलवे एम्प्लॉय हो गए, या फिर जिनकी जो पेमेंट है ना वो 500 रुपए से कम है, और फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो आते हैं, नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं उन पर ये सारी लागू नहीं होते। उसके बाद है आपका सीसीएस CCA 1965 रूल। इसकी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताओ या रहने दो? बता दो। ये हमने डिस्कस किया था, वही वाला टॉपिक है ये, बता दो यार फिर भी। हाँ ठीक है। इन आर्टिकल 309 आफ्टर कंसल्टेट विद कैग प्रेसिडेंट मेक दीज रूल्स केम इन फोर्स 1 दिसंबर 1965। ठीक है, कैग से सलाह करके प्रेसिडेंट ने ये रूल एक तरीके से निकालता है। ये जो हमारे क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल जो होते हैं, इसमें जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना, इसका मीनिंग वो है जो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, वो जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, सब पे इम्प्लीमेंट है। और ये किस पर अप्लाई नहीं है, वही रेलवे, ऑल इंडिया मेंबर, और या फिर जो कैजुअल एम्प्लॉय होते हैं ना, वो डेली वेज स्टेट के होते हैं, उन पर नहीं है। या किसी ने नौकरी जो है वो छोड़ दी है 1 महीने के नोटिस पर, 1 महीने के नोटिस, उस पर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। या फिर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर निकाला है कि भाई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। जो ग्रुप ए है ना, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। फिर आप कहते हैं कि वो डेलीगेट कर देता है पावर, वो चीज भी ठीक हो सकती है। ये जो सस्पेंशन है ना, ये कौन कर सकता है? केवल जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो, या उससे हायर अथॉरिटी है, या प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कोई, या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और कब कर सकते हैं सस्पेंड किसी को? उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, या कोई इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, तब। ये मैंने सिर्फ वो पॉइंट लिखे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। बैठ हूँ, लेट गई थी मैं ना, कमर में दर्द हो जाते। आगे है डीम सस्पेंशन, ये इस पे भी हमने बात की थी कि भाई किसी को भी 48 घंटे से ज्यादा आप कैद कर लेते हो, वो डिटेन हो जाता है, तब भी वो डीम सस्पेंशन माना जाएगा। या वो कन्विक्ट हो जाते हैं 48 घंटे से ज्यादा, तब भी। या उस पर कोई पेनल्टी जो है, डिसमिसल, रिमूवल, या कंपल्सरी रिटायरमेंट, उस पर पेनल्टी आती है, तब आप करते हो। और साथ ही साथ ये पेनल्टी जो है अंडर रिव्यू है या अंडर रिवीजन है, उस टाइम पर भी इसको सस्पेंड माना जाता है। ये जो सस्पेंशन है ना, इसको कभी भी मॉडिफाई किया जा सकते हैं। आपको एक बात पता है, ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जैसे हमने जब ये रूल पढ़े थे, एक था रिवीजन और एक रिव्यू, दोनों में डिफरेंस पता है आपको? नहीं। सोचो। नहीं पता। सीरियसली नहीं पता? नहीं। मान लो जिस अथॉरिटी ने आपको पेनल्टी इम्पोज की है, वो तो आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकती है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है। वो अपने फैसले को दोबारा से जब देखते हैं उसको रिवीजन कहते हैं। और उसके बाद उसकी, अगर वो उसको मॉडिफाई करती है, नहीं करती है, या उसको कम करती है, ज्यादा करती है, ठीक है, उससे हायर अथॉरिटी के पास जब प्रेजेंट करते हो अपने केस को विद फैक्चुअल, है ना, सब्सटेंशियल एविडेंस, समरी, तो इसको रिव्यू कहते हैं। और रिव्यू आप प्रेसिडेंट कर सकता है। और अगर प्रेसिडेंट, गलत है कि मैं को नहीं पता, बोलते हो
तुमसे तो बहुत लोग परेशान। फिर 90 डेज जो है ना सस्पेंशन को रिव्यू करना कंपल्सरी होता है, अगर आपने नहीं किया तो उसको माना जाएगा रिवोक हो गया अपने आप ही वो, है ना। 180 से ज्यादा सिंगल टाइम पे नहीं चलता है ये, आपको 90 डेज में करना ही पड़ेगा। और माइनर पेनल्टी में कौन कौन सी है, बस रिवीजन हो जाएगी इससे हमारी। सेंस्योर, विद होल्डिंग प्रमोशन, लोअर टू ग्रेड 1 स्टेज बट नॉट एक्सीडिंग 3 years, without cumulative effect and effect on pension, withhold increment, recovery from his pay at the whole or part। ठीक है, यानी कि ये 5 हैं आपके माइनर। ऐसे मेजर में कुछ इस पे इंक्लूड हैं ही, वो जो आपको पता होगा कि बस इसमें लेवल चेंज कर देते हैं। साथ में आपका यहाँ पर रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट और डिसमिसल भी है। और ऐसे टाइम पर जब आप अपनी सीनियरिटी को रिगेन ना कर पाओ, वो भी आपकी मेजर पेनल्टी में आते हैं। और ये कब आप मेजर पेनल्टी कब लगती है, जब ना आपके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है, या आपकी आय से बहुत ज्यादा, उसका प्रोपोर्शनेट बहुत ज्यादा है। मोटिव और रिवॉर्ड फॉर पेरिंग, इसमें तो बहुत सारी कंडीशन है, आपको पता ही है। छोड़ो, आगे मैंने ये क्या किया हुआ है, MACP की बस फुल फॉर्म देख लो। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। आगे क्या है ये, कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है बेसिकली, कि कई बार ऐसा होता है ना, आप जैसे आप सर्विस में किसी काम से जा रहे हो, आपके जॉब से संबंधित कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गए, तो उसमें आपको इसमें आपको कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि टफ एरिया अलाउंस मिलते हैं, टफ लोकेशन अलाउंस वगैरह, जैसे आप हिली एरिया में मिलते हो, काम करते हो, अंडमान वगैरह में कर रहे हो, तो इनके भी ना अलाउंस होते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का पेपर है तो रेयर ही पूछेगा, लेकिन अगर इस तरह का अलाउंस आपको लगे ना कुछ भी तो टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद होता है LTC। ये जो LTC है, इसको पढ़ाऊं या तुमने पढ़ लिया बढ़िया से? नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ाऊं। अच्छा, ये जो LTC है ना, इसको आप जब सर्विस है पूरी 1 साल की रहेगी, उसके नेक्स्ट डे ही आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अनऑथराइज एब्सेंट होती है, वो फंडामेंटल राइट 17A का हिस्सा है, जिसको ब्रेक इन सर्विस माना जाता है। जब आपका ब्रेक इन सर्विस है, उस टाइम पर आप LTC नहीं ले पाओगे, आप सस्पेंड हो तब भी नहीं ले पाओगे, लेकिन आपकी फैमिली ले लेगी। जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनको ऑल इंडिया LTC जो है अलाउड होती है, लेकिन उनको ना अपने प्रिविलेज से पासेस होते हैं, उनको सरेंडर करना होता है। ये वो बेवकूफ अजय कुमार उस दिन क्वेश्चन पूछ रहा था ये वाला, मैंने उसको ये बताया, कह रहा नहीं ये नहीं है। आज उसका फोन आया 2-3 बार, मैंने फोन ही उठाया, काट दिया मैंने। इफ द एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी अवेल ऑफ अ पास इन एनी ईयर, देन LTC विल नॉट बी अलाउड। मेरे पास फोन कर रहा था आज नहीं, कल पता नहीं, कल कर रहा था। तो कहता है सर ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं कर रहा? कह रहा नहीं तुमने सही नहीं करा, मैं तुम्हारे भरोसे बैठा था, तुमने मुझे ये अक्षर नहीं बताया, और ये हमने कर लिया था। हाँ, मान लो हमें किसी से प्रिस्क्रिप्शन लेना है। क्या लेना है? प्रिस्क्रिप्शन आई मीन कंसल्ट करना है, मान लो AMA से, तो हम 10 डेज में मैक्सिमम 4 टाइम कर सकते हैं, ऐसा इस बुक में लिखा है। और बाकी अगर आप आयुष के थ्रू जाते हो तो आप 40 डेज में आप 10 टाइम कर सकते हो। 40 डेज? हाँ, 40 डेज में 10 टाइम्स कर सकते हो। 10 डेज में 4 टाइम और 40 डेज में 4 टाइम, सॉरी, यानी 4 बार कंसल्ट करना है आपको। एक बार आपको टाइम दिया गया है नॉर्मल 10 दिन के अंदर अंदर, और एक जगह आपको 40 दिन के अंदर। हालांकि इसमें लगता नहीं था, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है TA। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई TA के। एक तो ये चीज है, आपको मैंने ये तो क्लियर कराया था, मैंने कंपोजिट ग्रांट समझाया था ना। क्या कंपोजिट ग्रांट मैंने आपको समझाया था अभी एक दिन, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं समझाया, बताओ। समझाया था भाई, मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि मान लो हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाता है और वाइफ का भी ट्रांसफर हो जाता है, तो किसी एक को मिलता है
अगर 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा होता है तो। वो तो ट्रांसफर होता है ना। हाँ 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 उसको कंपोजिट ग्रांट कहते हैं। हाँ, टीए अलाउंस का कंपोजिट ग्रांट 4 चीजें मिलती है कभी भी जब आप टीए लेते हो ना। हाँ। जब आपका ट्रांसफर वगैरह होता है 4 चीजें मिलती हैं, जिसके अंदर एक तो आपका टीए होता है, दूसरा आपका कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होती है, तीसरा इफेक्टिव पर्सनल्स होते हैं और चौथा होता है कन्वेंस पर्सनल या चार्जेस। तो जब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का ट्रांसफर हो गया सपोज, तो किसी एक को ही मिलेगा और ये बेसिक का 80% होता है। अब मान लो उनमें से कोई एक चला गया और जो दूसरा व्यक्ति है वो 2 महीने के बाद जाता है, लेकिन 180 दिन से पहले जाता है, तो उस केस में उसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट का 50% मिलता है। और लेकिन वो 180 दिन के बाद जाता है मान लीजिए, तो पूरा 100% उसको कंपोजिट ग्रांट मिलता है। और मान लीजिए आपकी जो यात्रा है वो लोकल है, मतलब आपका जो हेडक्वार्टर है वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर है, और आपको लेकिन रेजिडेंस चेंज करना पड़ा, उस टाइम जो आपको कंपोजिट ग्रांट मिलेगा वो आपको 1/3 मिलेगा। यानी बेसिक का 80%, उसका 1/3। यानी एक तो हो गया आपका जब आपकी जर्नी जो है, जो ट्रांसफर है 20 किलोमीटर से ज्यादा है और एक है 20 किलोमीटर से कम है। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है उस केस में आपको पूरा पूरा मिल रहा है, 20 किलोमीटर से कम है उस केस में आपको 80% का 1/3 मिल रहा है। एक तो बस ये चीज ध्यान रखनी है। और लोकल जर्नी में जो डीए होता है ना वो हमेशा 50% मिलता है। ठीक है, लोकल जर्नी समझ रहे? नहीं। 20 किलोमीटर से कम। ठीक है। अच्छा, जब आप टीए का वो लेते हो एडवांस, तो उसका जो बिल एडजस्टमेंट करना होता है वो 15 दिन के अंदर। एलटीसी का बताओ। एलटीसी का 1 महीना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो डीए है वो शुरू के 180 दिन तक तो आपको मिल सकता है अगर आप कहीं डेपुटेशन वगैरह पर हो तो। उसके बाद 180 के बाद आपको नहीं मिलता है। सीमा? हाँ, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है यार। अच्छा चलो ठीक है, कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है।